अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करना है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, वैसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर आमतौर पर जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म की जाती है। इसमें देखें कि ये जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ABCDEF, ये इसी तरह से चलते जाते हैं। ये हमारे बेसिकली कॉलम्स हैं और एक शीट के अंदर जो बहुत से कॉलम्स होते हैं, हर वर्जन टू वर्जन जो वो वेरी करते हैं कि कौन से वर्जन में कितने कॉलम जो वो एक्सेल के दिए गए हैं। जो ओल्डर वर्जन थे उनमें कम कॉलम्स थे। ये जो आप जो वर्जन आए हुए हैं, लेटेस्ट जो वर्जन आए हुए हैं, उनमें कॉलम्स की तादाद भी ज़्यादा है। ये जब जी तक लेटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर A, B, A, C इस तरह से चलते हैं। और फिर इसी तरह से ये जी का ख़त्म हो जाता है, B, A से शुरू हो जाता है और इसी तरह से ये चलते रहते हैं। अगर आपने लास्ट कॉलम पे जाना है तो आपने कंट्रोल राइट एरो की आपने प्रेस करनी है तो आप आखिरी कॉलम पर आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट कॉलम पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल लेफ्ट एरो की आपने प्रेस करनी है तो आप फर्स्ट कॉलम पर आ जाएंगे। यानी लास्ट कॉलम पे जाने के लिए जो मेरे पास वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो की, और इसी तरह से फर्स्ट कॉलम पे जाने के लिए है लेफ्ट एरो की। और सेम यही जो रूटीन है वो अप और डाउन के लिए चलती है। अब ये देखें कि ये फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो और इसी तरह से चलती है। तो ये कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट रो पे आ जाऊंगा। ये देख लें रोज कितनी है। और ये कंट्रोल अप एरो की प्रेस करूंगा तो मैं फर्स्ट रो पे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल क्या है, मैंने ये यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है कि ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसको हम सेल कहते हैं। सेल बेसिकली रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, या यूँ समझ लें कि सेल जो है वो रो और कॉलम का जो इसका जो कंकैटिनेशन है, जो इसका कंबाइन एरिया है, उसको हम सेल का नाम देते हैं। अक्सर सेल का MCQs आ जाता है। तो अब ये मैं एरो साइंस के साथ जो ये अपने इस सेलेक्टर को मूव कर रहा हूँ। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इसको कर्सर कहते थे, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं इसको हम सेलेक्टर कहते हैं। तो जिस सेल के अंदर ये बॉर्डर लाइन होगी, इसका मतलब ये होगा कि ये सेल एक्टिव है और आप जो भी टाइपिंग करेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये मैंने डाटा जो थोड़ा सा यहाँ पर फीड कर दिया है आपके आने से पहले। रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स 1 2 3 और इस तरह से टोटल मार्क्स मैंने दे दिए हैं। अब ये बॉर्डर किस तरह से लगाया गया है ये बाद में देख लेते हैं। बेसिकली एक्सेल के अंदर उसने फॉर्मेटिंग का तो आपसे पूछना नहीं है, उसने फार्मूलाज ही पूछने हैं। तो फार्मूलाज देखें कि ये फार्मूलाज हमने किस तरह से इसमें फीड करने हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने से पहले आपने इक्वल का साइन लाजमी जो प्रेस करना है। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो वो फार्मूला वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा। अब देखें कि ये मेरे पास जितने भी सेल्स हैं इस शीट पर जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स का एक यूनिक नेम है। वो नेम किस तरह से आपको नजर आएगा? कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर, वो है H11। ये देखें, ये इस कॉर्नर पे आपको वो नजर आ रहा है H11। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो मार्क्स 1 लिखा हुआ है 81 है, इसका क्या एड्रेस बनता है? D4। इसका क्या बनता है? F4। तो मैंने जब यहाँ पर सम करना है तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये कि फॉर्मूला लिखना है तो इक्वल लाजमी लगाना है। इक्वल लगाएंगे तो फिर फॉर्मूला जो वो यहाँ वैल्यू कैलकुलेट होगी। इक्वल के बगैर फॉर्मूले की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो मैंने इक्वल लगाया है
मैं अब ऐड करना चाहता हूँ 81 को, 56 को और 55 को। लें जी, मैं पहला फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ। तो देखें उसने ये मेरी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप ये फार्मूला जो लिखते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस फार्मूले के अंदर कोई एडिशन करना चाहते हैं तो F2 का बटन प्रेस कर दें, फार्मूला यहाँ खुद ही आ जाएगा। किसी भी सेल के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं सेल के अंदर, तो ये याद रखना है शॉर्ट की कौन सी है इसकी, F2 इसकी शॉर्ट की है। वहाँ पर खुद ही कर्सर आ जाएगा, आप यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आप बगैर F2 को प्रेस की यहाँ पर कुछ लिखना चाहेंगे, लाइक जैसे मैं कहता हूँ मैंने 550 लिखना है, तो देखिए मैं यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो पिछली वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाती है। तो मैं एस्केप का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो जब भी आपने यहाँ पर लिखना है, एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आपने F2 की जो है वो आपने प्रेस करनी है। F2 की जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ खुद ही उस सेल के अंदर कर्सर आ जाएगा और आप इसके अंदर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने ये फार्मूला यहाँ पर लगाया है कि 81 प्लस 56 प्लस 55, तो उसने क्या कर दिया, उसने ये जमा कर दिया है। लेकिन ये सही वे नहीं है एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने का। एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर 81 लिखने के बजाय आप क्या लिखें कि इस सेल का जो एड्रेस बनता है वो लिखें। अब इस सेल का एड्रेस क्या बनता है जी, इसका एड्रेस बनता है D4, ठीक है, D4 ही बनता है ना, ये देख लें ये D4 ही बनता है। और फिर उसके बाद प्लस अगले का क्या बनता है एड्रेस, E4, फिर उससे अगले का क्या बनता है प्लस F4। तो ये देखें अब मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने जवाब दोनों का उसने वही दिया है, लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा। मैं अगर यहां पर कहता हूं कि इसके जो मार्क्स हैं वो 56 नहीं बल्कि 59 थे, देखें ये तो चेंज हो गया है लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि यहां पर मैंने वैल्यूज लिखी हैं। मैंने जब तक यहां पर मैं 56 को 59 नहीं करूंगा मेरी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। लेकिन यहां पर मैंने सेल का एड्रेस लिखा, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसकी क्वालिटी है रिकैलकुलेशन की, कि ये वैल्यूज को रिकैलकुलेट करता है। हम यहां पर जो भी चेंज करेंगे वो उन वैल्यूज को अगर हमने एड्रेस यूज किया होगा तो उनको रिकैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी फॉर्मूला देना है वो आपने फॉर्मूला वैल्यूज नहीं लिखनी, आपने उसका फॉर्मूला याद करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है। अब एक तो मैंने आपको तरीकेकार ये बताया कि आप सिंपल अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास सेल्स के एड्रेस हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस सेल का एड्रेस है D4, क्योंकि ये D इसकी कॉलम का नाम है और 4 जो है वो इसके रो का नंबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, D4 लिखता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना E4 और फिर प्लस F4, ये मेरा मैनुअल फार्मूला है। ये मैं यहाँ पर जो भी चेंज करूँगा, ये जो यहाँ पर मेरी वैल्यूज जो वो चेंज होती हैं, ये इनको फार्मूला कहते हैं, ये फार्मूलाज हैं। हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये इतने लेंथी फार्मूलाज नहीं लिखने पड़ते, हम सिर्फ उनका नाम लिखते हैं और उनकी जो वर्किंग है वो उसको जो वो रिकॉल कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है और उसका नाम है सम। ये जो सम का फंक्शन है ये नंबर ऑफ सेल्स को सम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सारे सेल्स को क्या कर दे, जमा कर दे। तो देखिए मैंने रेंज जो वो सिलेक्ट कर दी है, खुद ही रेंज उसकी आ गई है कि D5 कोलन F5, कि D5 से लेकर F5 तक क्या कर दो, जमा कर दो वैल्यूज को। एंटर प्रेस करें तो देखिए उसने ये यहाँ पर जमा कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर उसको कहता हूँ कि सम कर दो D6 कोलन F6,
तो ये क्या कर देगा, इन सेल्स को क्या कर देगा, जमा कर देगा। तो अब एक्सेल हमें ये वे आउट प्रोवाइड करता है कि हम बस फर्स्ट रो पे जो है ना हम फॉर्मूला दें, और जो हम फॉर्मूला देते हैं हम उस फॉर्मूले को बाकी रोज पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, ये जब ये आप ये प्लस का साइन बन जाता है तो आप इसको नीचे ड्रैग कर लें। आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला सम D7 to F7 खुद ही इंप्लीमेंट हो गया है। यहाँ पर सम D8 to F8 खुद ही इंप्लीमेंट हो गया। यानी जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो ये जो रेफरेंसेस हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो रोज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रोज पर इंप्लीमेंट होता जाएगा। अगर मैंने ये फर्स्ट रो पे जो फार्मूला दिया है और बाकी रोज पे मैंने ये फार्मूला नहीं दिया, तो इस फार्मूले को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ सम, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट कॉलम और फिर ये सेकंड कॉलम, यहाँ तक क्या करना है, सम करना है। तो ये देखें, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सो ड्रैग करने के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली बाकी रोज पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये था सम का फंक्शन। फिर आ जाता है जी एवरेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। एवरेज का मैनुअल फॉर्मूला भी आपको पता है। एवरेज का जो मैनुअल फॉर्मूला है वो ये है कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इसको आपने डिवाइड करना है टोटल जो नंबर ऑफ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। यानी ये सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो मैं 3 पर डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज आ जाएगी। तो ये मैनुअल फार्मूला है। अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं एक्सेल में तो वो किस तरह से फंक्शन यूज करेंगे, जिससे मैंने सम लिखा था वैसे ही आपने लिखना है एवरेज, और उसके बाद आप उसको बता दें कि जी ये रेंज है और इसकी क्या कर दो, एवरेज कैलकुलेट कर दो। तो इसकी ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। आपने इसको जो वो नीचे ड्रैग कर लेना है तो ये बाकी रोज पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें, उससे ऑटोमेटिकली सारों पे जो है ये अप्लाई करती है। इसी तरह से ये मेरे पास एक मिन और मैक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो कहता है मिनिमम वैल्यू, मिन जो है ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है और मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। सो जो मिन है ये क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जो मिनिमम वैल्यू है, मैं अगर वो देखना चाहता हूं कौन सी है तो मैं यहां पर मिन का फंक्शन लगा दूंगा। मैं यहां पर कहता हूं मिन, इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर देता हूं यहां तक, और फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये देखिए उसने बताया कि 23 सबसे मिनिमम वैल्यू है। फिर इसी तरह से मैक्स वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं मैक्स, और ये मैक्स का फंक्शन है। यहां पर मैं उसको कहता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरी कैलकुलेट कर दो। तो देखें उसने ये जो 89 थी वो इस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मुझे बता दी। यानी जब हमने रोज को कैलकुलेट करना है तो हम रोज को भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम्स को कैलकुलेट करना है तो आप कॉलम को भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है। हम अगर मिनिमम या मैक्सिमम रोज के अंदर फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर भी इस तरह से एक कॉलम बना सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जी इतना मुझे बताएं कि ये जो सम का, एवरेज का, मिन का और मैक्स का जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया आपको, वो सबको समझ आ गया? के बाद ये टाइप करना होता है कि जी ये आप टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर ये वैसे कुछ और भी फंक्शंस आपको बता रहा है कि सम के साथ साथ सम इफ भी है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, और भी है, लेकिन हमने सम का फंक्शन ही जो है वो अभी इस्तेमाल करना है। आपने उसको स्टार्टिंग जो वो बताना है स्टार्टिंग सेल, और फिर आपने उसको बता देना है एंडिंग सेल। तो ये उतने जो हैं उनका सम कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाते तो सम वैसे का वैसे लिखा रहेगा, ये कभी कैलकुलेट नहीं होगा। इसी तरह से मैंने आपको
देखें एवरेज मैंने इक्वल के बगैर लिखा है तो यहाँ कोई वो लिस्ट नहीं जनरेट हुई है। इक्वल लिखेंगे तो वो एवरेज का जो फंक्शन है वो आएगा, लेकिन ये यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो फंक्शंस हैं ये हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर। जी अब बताइए कि इन चारों में कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो। नो सर। ठीक है जी, सबको क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। आगे परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए हम मैनुअल फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। परसेंटेज है कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये किस में है, ये H4 के अंदर है। H4 डिवाइडेड बाय G4, ये G4 आ गया, मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए ये उसने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी। इसको भी आप ड्रैग करेंगे तो ये बाकी रोज पर इंप्लीमेंट करती जाएगी। तो परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100। ये मैंने परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बताया, ये मैनुअली है, मैनुअली आपको बताया। उसके बाद है जी स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस बेसिकली जो है वो है कि अगर आपने कैलकुलेट करना है कि आया कोई स्टूडेंट जो पास है या वो फेल है, तो आप यहाँ पर जो इफ़ स्टेटमेंट को आप यूज़ करेंगे। देखिए मैं जो स्टेटस है उसमें हमारे पास क्राइटेरिया है। मैं कहता हूँ कि अगर जो परसेंटेज की वैल्यू अगर 33 से ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 33 तो वो पास है, और अगर इससे बिलो है तो फिर वो फेल है। अब ये देखिए ये मेरे पास क्राइटेरिया आ गया कि परसेंटेज की वैल्यू अगर 33 से ज़्यादा होगी तो वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। अब ये आपने किस तरह से लगाना है? आपने यहाँ पर लगाना है इफ़। मैं कैपिटल लेटर्स में खुद ही लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, सिर्फ ज़रा रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इसलिए मैं केस कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ। तो इफ़ अगर मैं कहता हूँ परसेंटेज देखें किस में है, J4 के अंदर है। इफ़ J4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 फिर कामा, तो क्या होगा? इन्वर्टेड कामर्स में आपने ये देखें ये बताना है वैल्यू इफ ट्रू, यानी लॉजिकल टेस्ट है पहले कि अगर J4 की वैल्यू 33 से ग्रेटर है तो फिर पास, और फिर वो कहता है वैल्यू इफ फॉल्स, और फिर आपने अदरवाइज के अंदर लिखना है फेल। तो ये हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट जो वो कंप्लीट होगी। इफ फंक्शन क्या करता है कि इसमें पहले आपने उसको कंडीशन बतानी है, और कंडीशन के बाद जो आपने उसको बतानी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वैल्यू प्रिंट आउट करना, अदरवाइज फिर ये वाली जो वैल्यू है इसको प्रिंट आउट कर देना। तो अब यहाँ तो ये जो हमारे पास परसेंटेज है इस सेल पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होती है। अगर परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है वो 33 से ज़्यादा होगी तो फिर पास प्रिंट करवाया जाएगा यहाँ पर, और अगर नहीं होगी तो फिर फेल प्रिंट करवाया जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर की प्रेस की तो उसने क्या किया है, पास। अब देखते हैं फेल किसको करता है। ये देखेंगे ये एक फेल हो गया। क्यों फेल हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 24 थी, अब 24 जो वो 33 से ग्रेटर नहीं है। तो ये वैल्यू तो तब चलनी थी जब कंडीशन ट्रू होनी थी, इसलिए उसने इसको छोड़ दिया। और कौन सी वैल्यू चलाई है? ये वाली,
कि जब कंडीशन फॉल्स हुई। सो ये आपको खुद जो वो जहन में रखना है कि अगर आप इस तरह की कंडीशन देते हैं कि अगर वैल्यू 33 से ग्रेटर है तो पास प्रिंट करना, अदरवाइज फिर फेल प्रिंट करना। तो अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पर ये रेड कलर में क्यों हुआ? तो रेड कलर में इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर वो फेल हुआ है, ये मैंने कंडीशन लगाई हुई थी, पहले से कंडीशन यहाँ पर लगी हुई थी। वो कंडीशन थी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो इस पर मैंने अप्लाई की हुई थी और वो मैंने अप्लाई ये की हुई थी कि सेल को हाईलाइट करना है। और ये इक्वल की जो है ना ये कंडीशन मैंने लगाई थी कि अगर सेल की वैल्यू फेल हो तो उसको लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट के साथ कर देना। तो इसलिए वो जो है ना ये रेड कलर में हुआ है, अदरवाइज ये रेड कलर में नहीं था होना। बहरहाल वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद ये देखें कि डिवीजन आप किस तरह से कैलकुलेट करनी है। जैसे ये देखें कि ये जो हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट है, इसमें यह है कि अगर ये 33 से ग्रेटर था तो ये पास हो गया, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। अब डिवीजन में क्या होना है? डिवीजन के लिए मैं इसको कहता हूं कि अगर 33 से ग्रेटर है, या मैं कह देता हूं लाइक जिस तरह से अगर 60 से ग्रेटर होती है तो फिर जो वो फर्स्ट डिवीजन जो वो आ जाती है, इसको आप रखें यहाँ पर, और ये है परसेंटेज, यानी परसेंटेज की वैल्यू अगर 60 से ज़्यादा होगी तो डिवीजन फर्स्ट होगी, अगर 40 से ज़्यादा होगी तो डिवीजन सेकंड होगी, और अगर 33 से ज़्यादा होगी तो फिर थर्ड। और अदरवाइज में क्या होगा? अदरवाइज में यहाँ पर फेल आ जाए। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज का ये जो स्टेटस था उसका क्राइटेरिया था, वैसे ही डिवीजन का भी ये क्राइटेरिया आ गया। तो अब किस तरह से आपने इसको देना है? देखिए यहाँ पर तो हमारे पास बस एक ही कंडीशन थी, तो हमने एक कंडीशन लगा के उसको कह दिया पास और अदरवाइज में कह दिया था फेल। यहाँ पर अब हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा है, तो किस तरह से मैं इसको इंप्लीमेंट करूँगा? इक्वल टू इफ परसेंटेज किस में है? J4 के अंदर है। पहली कंडीशन देखें क्या है? पहली कंडीशन है कि अगर परसेंटेज की वैल्यू 60 से अबव है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, तो फिर क्या प्रिंट आउट करे? वो फर्स्ट प्रिंट आउट कर दे। अब उसके बाद है वैल्यू इफ फॉल्स। अब अगर 60 से ग्रेटर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर एक और कंडीशन है कि हमने ये चेक करना है कि क्या जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 40 से ग्रेटर है। अगर 40 से ग्रेटर है तो फिर सेकंड जो वो यहाँ पर डिवीजन लिख दी जाए। सो यहाँ पर अब मैं फेल लिखने के बजाय एक और कंडीशन जो इसको पास करूंगा, इफ J4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, देन क्या प्रिंट कर दे? सेकंड। और फिर उसके बाद एल्स के अंदर अभी भी फेल नहीं प्रिंट करना, अभी तो थर्ड कंडीशन को हमने मैनेज करना है। इफ J4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो फिर क्या प्रिंट कर दो? थर्ड। अब अदरवाइज में क्या प्रिंट करना है? फेल, क्योंकि अदरवाइज के अंदर अब फर्दर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, लिहाजा जितनी कंडीशंस होंगी उतने जो वो हमारे पास यहाँ पर ये इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, और जहां पर कंडीशन नहीं होगी वहां पर हम उसको, अब जितनी ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट की हैं उतनी आपने यहां पर एंड भी करनी है। ये देखिए ये 3 ब्रैकेट्स आपकी स्टार्ट हुई थी, तीनों को मैंने यहां पर एंड कर दिया। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो देखिए उसने क्या बताई है? सेकंड डिवीजन। इसको जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं बाकियों पे
तो वो सारों पे जो है वो ये इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसको वो थर्ड बता रहा है। क्यों थर्ड बता रहा है? क्योंकि परसेंटेज 38 है और वो 40 से बिलो है, इसलिए उसने थर्ड बताई है। इसी तरह से ये फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि वो 33 से भी बिलो है, इसलिए यहाँ पर फेल बता रहा है। तो इस तरह से जहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है, जहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को इस तरह से यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये आपको कितनी समझ आई? वन बाय वन। हाँ जी, ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट्स जो लगानी है, मैं इसको लेफ्ट लाइन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर नज़र आए आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये ब्लैक कलर की ब्रैकेट थी, ये ब्लैक एंड हो गई। ये ब्रैकेट्स भी इसकी नेस्टेड हैं। सबसे पहले ये इनर ब्रैकेट क्लोज हुई है, फिर उसके बाद आउटर हुई है और फिर उसके बाद आउटर हुई है। ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो कलर्स ऐड करता जाएगा ताकि आप गलती से भी कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा ना लगा दें या कोई मिस ना कर दें। जी, और ताहिर आप पूछ रहे थे? नहीं, ये सिर्फ मैंने आपकी सहूलत के लिए बनाया है, आपको बताने के लिए बनाया है। ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होता है, ये क्राइटेरिया दिया हुआ होता है। इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट को बनाना होता है या लिखना होता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैं सेंड कर दूंगा। ये वैसे भी ये रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको भेजनी है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब पता नहीं है मुझे कैसी हो रही है, आवाज़ कैसी आ रही है इसमें। वह ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये मैं आपको भेज दूंगा। फार्मूला अलहदा से मैं भेज दूंगा आपको। ये फाइल भी एक्सेल की भेज दूंगा। जी, आप ये देखें, ये आगे मैंने ये ग्रेड कैलकुलेट करने का मैंने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है, ये मैंने दिया है आपको। इसके मुताबिक आप ये इफ स्टेटमेंट जो है इसके मुताबिक बना के मुझे भेजें। ये चैट विंडो में मुझे ये भेजें, ये आप मुझे ज़रा पता चले कि आप ग्रेड कैलकुलेट करने का इफ स्टेटमेंट के साथ फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, अभी ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया इधर। ये दूसरा फार्मूला हमने लगाया है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि फार्मूला किस तरह से लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये 60 से स्टार्ट हुआ था तो हमने 60 से स्टार्ट की थी। आप ये 80 से स्टार्ट हुआ तो हम इसको 80 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ज़्यादा हैं तो वैसे ही कंडीशंस भी ज़्यादा लगेंगी, ब्रैकेट्स भी ज़्यादा होंगी। ज़्यादा जो है आपने ब्रैकेट्स 5 ब्रैकेट्स होंगी, 5 to 6 वो आपने एंड करनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 इफ स्टेटमेंट्स जो वो आपकी यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स 5 बनेंगी। कि आप लिख कर मुझे सेंड करें इधर चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आपको ये फार्मूला लिखना आ गया है।
चलो ये फिर बाद में जो वो कर लीजिएगा, अभी मीटिंग पे है, टाइम भी जो एंड हो रहा है। तो ये ग्रेड का आपने फॉर्मूला मुझे लिख के मैसेज कर देना, मैं चेक कर लूँगा, व्हाट्सएप में जो भेज दीजिएगा। उसके बाद देखें कि अगर हम जो वो काउंट करना चाहते हैं, अगर हम सेल्स को काउंट करना चाहते हैं तो हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं। काउंट का आपने जो फॉर्मूला लगाना है और उसको बताना है कि सेल्स को काउंट करो कि कितने सेल्स हैं जो कि इस वक्त फिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ उसको कि A4 से लेकर और JM4 तक कितने सेल्स इस वक्त काउंट हो चुके हैं। तो ये क्या करेगा कि ये सेल्स को काउंट करेगा कि वो सेल्स कितने जो कि फिल हो चुके हैं। जो एम्प्टी सेल्स होंगे ना उनको ये काउंट नहीं करेगा। अभी देखिए उसने 8 बताया है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A4 से लेकर और M4 तक कितने सेल्स काउंट हुए हैं। इसको ज़्यादा बताने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ये 8 क्यों बता रहा है। ये काउंट हुए हैं ना, जो काउंट जैसे ये अलिफ का नाम ये काउंट नहीं है, ये वाला जो काउंट है वो ही सर्टिफिकेट। असल में उसने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जो नमेरिक सेल्स थे ना उनको काउंट किया उसने। जिनके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था या जो खाली थे उनको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात की आपको कि काउंट का जो फंक्शन है वो सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हुई हैं। ऐसे सेल्स जहां पर टेक्सचुअल वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको ये काउंट नहीं करेगा। ये उसने 8 इसीलिए काउंट किया ना, ये देखें ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, छोड़ दिया। इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8, इसको भी छोड़ दिया उसने। तो जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको ये काउंट कर लेगा और बाकियों को नहीं काउंट करेगा। इसी तरह से इसके अंदर सम इफ का फंक्शन भी होता है और इसके अंदर काउंट इफ का फंक्शन भी होता है। काउंट इफ और सम इफ का फंक्शन ये करता है कि अगर किसी सेल की वैल्यू को मिसाल के तौर पे मैं किसी कंडीशनली जो मैं अगर काउंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ काउंट इफ, ये देखें वो कहते हैं रेंज और क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं ये जो 3 उसके सब्जेक्ट्स हैं मैं इन तीनों में जो काउंटिंग करना चाहता हूं कि ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैल्यू 50 से ग्रेटर है। यानी ये पहले आपने उसको रेंज बता दी और फिर आपने उसको क्राइटेरिया बता दिया कि D4 से लेकर F4 तक काउंट करना है, लेकिन किसको काउंट करना है, जिसकी वैल्यू 50 से ग्रेटर है। अब इन तीनों की वैल्यू 50 से ग्रेटर है तो देखें वो क्या काउंट करता है 3। अगर मैं यहां पर किसी वैल्यू को लेस देन 50 बना देता हूं तो देखें यहां पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है कि उसने इसको छोड़ दिया। तो जो काउंट इफ है वो बेसिकली क्राइटेरिया के मुताबिक जो वो काउंटिंग करता है। इसी तरह से ये जो सम इफ है वो भी क्राइटेरिया के मुताबिक सम करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूं कि इन वैल्यूज को तुमने जमा करना है लेकिन
तब जमा करना है जब इनकी वैल्यू 50 से ग्रेटर होगी। ठीक है, सम रेंज भी बेसिकली वही होगी जो कि एक्चुअली ये वाली रेंज होगी, यानी D4 से लेकर F4 तक। तो वो उसने काउंट किया 200। अगर मैं इसकी वैल्यू 49 कर देता हूँ तो वो फिर सिर्फ 60 को और 81 को ऐड करेगा, वो इसको ऐड नहीं करेगा। तो ये जो सम इफ और काउंट इफ है, ये क्राइटेरिया के मुताबिक, जो हम उसको क्राइटेरिया बताते हैं उसके मुताबिक यहाँ काउंट करते हैं सेल्स को, यहाँ फिर उनका सम करते हैं। तो अब ये बताएं, फार्मूला जो वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इनमें बताएं मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फार्मूला आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, फार्मूले रिटन फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सम इफ का फार्मूला फिर बता देता हूँ। हाँ जी, काउंट इफ और सम इफ में देखें, दोबारा मैं आपको करवा रहा हूं। सपोज मैं ये चाहता हूं, जैसे ये मेरे पास एक रेंज है, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इनमें काउंट करूं कि ये कितने सब्जेक्ट्स में पास है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स में पास है। फर्ज कर लें इधर एक कॉलम बना लेते हैं। ये होम के अंदर जो वो आएगा, इंसर्ट शीट कॉलम। ये देखें, ये एक नया कॉलम आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ पास सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ काउंट इफ, और ये मेरे पास सेल्स है। ये रेंज हो गई। काउंट इफ के अंदर ये क्या है, रेंज। हमने रेंज बता दी, यहां से लेकर यहां तक तुमने क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। और फिर आगे हमने उसको बताना है क्राइटेरिया के किस क्राइटेरिया के तहत काउंटिंग करनी है। मैं उसको बताता हूं कि अगर 50 से ज्यादा मार्क्स हैं तो काउंटिंग करनी है, वरना नहीं करनी काउंटिंग। तो अब ये देखिए, उसने क्या किया, 3 बताया। 3 क्यों बताया, क्योंकि तीनों सेल्स 50 से ग्रेटर हैं। इसको मैं करता हूं ड्रैग, तो देखें यहां पर वो बता रहा है 2। क्यों 2 बताया उसने, क्योंकि 2 सेल्स 50 से ग्रेटर हैं, ये 50 से ग्रेटर नहीं है। ये तीनों 50 से ग्रेटर है, ये दोनों 50 से ग्रेटर नहीं है, और ये बस एक 50 से ग्रेटर है, तो उसने 1 काउंट किया। काउंट इफ एक्चुअली क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि काउंटिंग करनी है, लेकिन जो आपने क्राइटेरिया बताया है उसके मुताबिक काउंटिंग करनी है। मैं अगर यहां पर लेस देन 50 लिख देता हूं तो वो ये काउंट करेगा कि कितने सेल्स में वैल्यू 50 से लेस है। तो जो भी आप उसको क्राइटेरिया बताएंगे, उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो आपको सेल्स की काउंटिंग करके यहां पर बताएगा। जी, अभी मुझे ये बताएं कि काउंट इफ की समझ लग गई है। उसके बाद देखें कि जो सम इफ है वो किस तरह से आपने करना है। अब देखें, हमारे पास ये जो ऑब्टेन मार्क्स उसने दिए, या ये जो ऑब्टेन मार्क्स उसने दिए, इसके अंदर ये जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वो फेल है उसको भी उसने जो वो इस टोटल के अंदर ऐड कर दिया है। हालांकि ये नहीं होता, जिस सब्जेक्ट में आप पास होते हैं सिर्फ उसी के मार्क्स जो वो ऐड किए जाते हैं, जिनमें आप फेल होते हैं उनके मार्क्स टोटल के अंदर, ऑब्टेन के अंदर ऐड नहीं किए जाते। तो मैं अगर यहाँ पर सम करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन सब्जेक्ट्स का सम करना चाहता हूं जिनमें वो पास है, और उनका सम नहीं करना चाहता ये जिनके अंदर वो फेल हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर सम इफ का फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा। लेकिन मैं यहां पर एक और जो वो कॉलम बना लेता हूं, और उसके अंदर मैं लिखता हूं पास सब्जेक्ट टोटल। अब बहुत सारी सेल्स देखें, ये जो मेरी वर्डिंग है वो इसके अंदर पूरी नहीं आती, तो ये होम के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन होती है, इसको
ये है मर्ज एंड सेंटर, और ये है टेक्स्ट रैप। अब यहाँ पर क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस रो की हाइट बढ़ा देगा और इसको जो वो 2 रोज के अंदर कर देगा। अब मैंने सिर्फ ये जिन सब्जेक्ट्स में हम पास हैं उनका टोटल करना है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा फिर सम इफ का। सम इफ हमारे पास सब्जेक्ट्स की रेंज कितनी है जी, ये 3 सब्जेक्ट्स की रेंज है हमारे पास, D4 से लेकर F4 तक, और फिर उसके बाद हमने उसको बताना है क्राइटेरिया। ये देखें, ये क्राइटेरिया जो यहाँ पर हमसे डिमांड किया जा रहा है। तो क्राइटेरिया मैं उसको बताता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कि वो सेल्स जिनकी वैल्यू 50 से ग्रेटर है उनको क्या करना है, तुमने जमा करना है। तो अगेन D4 से लेकर F4 तक आपने उसको बताना है कि ये हमारी रेंज है, सम रेंज है, और फिर आपने इसको एंटर प्रेस कर देना। अब आप इसको ड्रैग करें तो देखें यहाँ पर सिर्फ ये 67 लिखा हुआ है, उसने इन दोनों को ऐड नहीं किया, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था कि अगर 50 से ज़्यादा है वैल्यू तो जमा करना है सेल्स को, अदरवाइज सेल्स को जमा नहीं करना। तो चूंकि दोनों की वैल्यू जो वो 50 से कम थी, अगर इसकी भी वैल्यू मैं 50 से कम कर देता हूँ तो वो 0 कर देता है इसको, फिर वो काउंटिंग ही नहीं करेगा। तो सिर्फ एक वैल्यू जो वो काउंट की उसने, जो कि हमारे जो क्राइटेरिया के मुताबिक थी। जी अब बताइए, सम इफ की समझ आई है? हमने रेंज से कि उसका क्राइटेरिया कितना होता है। आपने उसको पहले रेंज बतानी है, ये है, ये देखें ये है रेंज, फिर आगे आ जाता है ये क्राइटेरिया जिसके मुताबिक आपने जमा करना है, फिर ये सम रेंज है। कुछ सिचुएशंस के अंदर सम रेंज हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन अभी यहां पर आपकी सम रेंज भी वही होगी जो आपने सिंपल रेंज सेलेक्ट करनी है। यहां पर अभी फिलहाल दोनों सेम ही है। क्राइटेरिया आपका वो है जिसके मुताबिक आप उसको जमा करना चाहते हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज रह गई है वो ये है कि अगर आपने इसका चार्ट बनाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और इसके अंदर ये हमारे पास चार्ट की ऑप्शन होती है जी, इंसर्ट, ये है चार्ट। तो बहुत सारे जो ग्राफ जो हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी एक जो वो चार्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर उसका ग्राफ जो वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें वो बता रहा है कि ये अली का ग्राफ है, ये आलिया का है, ये अरसलान है, अलीना है और ये अहमद है, और ये नंबर्स उनके आ रहे हैं, और ये यहाँ पर ये उनके मार्क्स कलर्स के साथ उसने बताया है कि ये जो ब्लू कलर है ये बेसिकली मार्क 1 का जो वो बार है, ब्राउन कलर जो है मार्क 2 की है, और ये ग्रे कलर मार्क 3 की है। तो हम ग्राफ जो वो उस वक्त बना लेते हैं जब हम अपने बहुत ज़्यादा सारे डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं और शॉर्ट फॉर्म के अंदर एनालाइज करना चाहते हैं ताकि जल्दी ही एनालाइज हो जाए। तो बड़ा क्लियरली जो हमें पता चल रहा है कि इसके 80 मार्क्स के करीब करीब हैं, फिर ये 60 से बिलो है, यहाँ पर 60 है, ये 90 के करीब है, ये 50 से बिलो है, और ये यहाँ पर 60 से बिलो है। तो हम अगर अपने डेटा का ग्राफ बनाना चाहें तो हम इसके अंदर बआसानी बना सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारी जो वो शेप्स हैं ग्राफ की, डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके इसको डेल की प्रेस करेंगे तो ये डेल हो जाएगा। तो इन फार्मूलाज पर फोकस कीजिएगा। ये फार्मूलाज, ये फाइल मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और ये फार्मूलाज भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप ये नोट कर लें। और आपको पता है कि ये इन्हीं फार्मूलाज का जो वो क्वेश्चन भी आपके पास आया था, और ये फार्मूला, ये जो है, ये जो ग्रेड का फार्मूला है, ये आपने लगा के मुझे भेजना है ताकि मुझे पता चले कि आपको ये जो इफ स्टेटमेंट है वो समझ आई है कि नहीं आई।
उसके बाद कल जो हमारा क्लास का टाइम होगा वो वही टाइम होगा जो एक्चुअली क्लास में होता है, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम होगा 9 बजे, हम जो लेक्चर अपना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कितना लेक्चर जो है वो आपको दिया जा सकता है। हमारे पास यही 13-14 दिन ही है। 28 मार्च के बाद आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और किसी भी वक्त वो शुरू हो सकते हैं 28 मार्च के बाद। यही दिन है, इन्हीं दिनों में कल मैं आपको जो पहले लेक्चर दूंगा वो थोड़ा सा जो है मैं आपको करवाऊंगा जो हमारी आउटलाइन रह गई है, जिसमें ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। और उसके बाद फिर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। अब जो पेपर में जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम, कि आप प्रोग्राम लिखें, और लैंग्वेज जो है वो उसने स्पेसिफाई नहीं की हुई। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अब बहुत शार्ट टाइम है कि मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊँ। इतने कम टाइम में सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ आपको करवा दूंगा कि आपने एल्गोरिदम कैसे लिखना है या आपने प्रोग्राम किस तरह से उसमें बनाना है। तो सिंपल सा जो वो प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जाता है, कोई इतना जो वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं वो लिखने के लिए देता। तो ये जो हमारे दिन रह गए हैं बाकी वो हमने उसी पर फोकस करना है, और वो भी आपका प्रैक्टिकली है। वो लेक्चर आपका जो वो जूम पर ही होगा, तो इसलिए अगर आपके पास कोई पैकेज वगैरह नहीं है तो उसका बंदोबस्त कर लें, क्योंकि वो वैसे आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा तो। ठीक है क्लास? सर सुबह टेस्ट है? कल हो सकता है मैं टेस्ट जो वो थोड़ा आगे कर दूं, कि मैंने अभी टेस्ट बनाया कोई नहीं है। मैं अभी आपके कंटेंट्स जो फाइंड आउट कर रहा, तो मैंने अभी टेस्ट नहीं आपका बनाया। हो सकता है कि मैं वो इस वीक के बजाय नेक्स्ट वीक कर दूं, ताकि ये ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी चल पड़े, तो फिर जो मैं थोड़ा फ्री होके वो बनाऊं। तो कल जो है ना क्लास आपकी 9 बजे होगी, सुबह 9 बजे। जी जी, टेस्ट नहीं लूँगा तो फिर आप याद नहीं करेंगी। टेस्ट तो इसलिए लेना है, आप प्रिपरेशन कर लेना, आप प्रिपरेशन कर लें, इसलिए तो टेस्ट लेना है। नहीं टेस्ट हो जाना चाहिए, टेस्ट नहीं देंगी तो टेस्ट के डर से तो आपने जो प्रिपरेशन करनी है, उसके बगैर तो आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई, मैं अभी 2-3 दिन डिले कर देता हूँ। हो सकता है कि टेस्ट जो है वो हम जो वो रख लें फ्राइडे सैटरडे को, जो वो रख लें। मैं अभी 1-2 दिन मुझे लग जाने हैं वो बनाते हुए, कि MCQs पहले तलाश करने पड़ते हैं, फिर उन्हें टाइप करना पड़ता है, और अच्छा खासा काम है। तो सर हमारे जो पेपर से आपने कहा 28 को है कि नहीं? हाँ जी, मैंने कहा 28 को हमारे पेपर 28 के बाद की डेट आई हुई है। उन्होंने कहा जी 28 तक अपना ये कोर्स कवर कर लें, 28 के बाद हमने डेट शीट आपको देनी है। तो 28 के बाद जो है वो किसी भी वक्त आपकी डेट शीट जो वो 1-2 दिन के अंदर अंदर आ सकती है। पहले भी उन्होंने 1 अप्रैल 2 अप्रैल की जो वो डेट दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 अप्रैल को होना है। फिजिकल एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। अच्छी बात है ना, नहीं हुआ तो इसलिए तो ये आईटी का इतना आपने टाइम दे दिया है, वरना आपने सीखना शुरू कर देना था। वो भी हुआ है और ये भी हुआ है, तो आप इतना ना पढ़ाएं। इसका तो सिलेबस अच्छा खासा रहता है आपका। मैथ वाले टीचर को मैं आज पूछूंगा, मैथ और फिजिक्स को, कि वो जो वो आके तो जो वो दे लें लेक्चर, आपको पूछूंगा मैं आज उनको कि क्यों नहीं दिया आपने लेक्चर। ये असल में बात ये है, टाइम टेबल के हवाले से जो है ना प्रॉब्लम ये है कि ये जब आप आते हैं ना जूम पे, 10 मिनट तो आपके आने में लग जाते हैं। 40 मिनट के बाद वो मीटिंग जो वो एंड हो जाती है।
आधा घंटा जो वो आपने पढ़ना, आधे घंटे में आपको क्या पता चलेगा? कम से कम इस पे घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर जो वो होना चाहिए, फिर जो है वो आपका जो कोर्स कंटेंट है वो इस पे कवर होना है। वगरना इसके कोर्स कंटेंट जूम पे इस तरह से कवर नहीं होंगे अगर आप आधे घंटे का लेक्चर लोगे तो। सर आप ऐसा करें, मैं टाइम दे देना एग्जैक्ट, हम उसी टाइम पे स्टार्ट कर दें। यार मैं तो चाहे जो वो मैं अपने आप पे जो इसको इम्प्लीमेंट कर दूं, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं हो सकता है वो ना कर सकें, क्योंकि जब घर में होते हैं तो कोई ना कोई जो वो आपको ज़रूरी काम पड़ जाता है। तो मैं कहूँगा, उनको फोर्स करूँगा कि वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो वो लें क्लास, लेकिन अब पता नहीं कि उन्होंने किस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजने हैं या दूसरे उन्होंने लेक्चर जो वो आपको भेजने हैं जूम पे जो वो देने हैं उन्होंने, या क्या करना है। तो बहरहाल कोशिश है कि वो टाइम टेबल के मुताबिक जो वो आप जो हैं शाह साहब हैं वो तो आपको 12 बजे जो वो लेक्चर देंगे इस्लामियात का, और बाकी जो मैथ और उसकी इंग्लिश की और फिज़िक्स की बात है वो मैं आज उनको पूछूंगा कि क्यों नहीं जो वो आपने लेक्चर दिए। सर अगर ऐसे बगैर बताए टाइम पे हो गया है लेक्चर, तो वो जो बंदे भेज दिया वो तो लेक्चर नहीं ना दे सकते। नहीं, आपको पहले बताया था मैंने 3 घंटे पहले 12 बजे कि मैंने 3 बजे आपका लेक्चर लेना है। बाकी भी आपको बिफोर टाइम बता के फिर जो वो लेक्चर लेंगे, एकदम से नहीं जो वो कहेंगे कि जी आजो जी और आप ये लेक्चर जो वो ले लो। वो आज आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कल उनका लेक्चर कितने बजे होना है। सर जी सर ये कोई भी देखने के लिए फार्मूला स्टेटस या डिवीजन या किसी और का उस पर क्लिक करना होता है सर? आप यहाँ तो उस पर डबल क्लिक कर दें, जैसे ये है तो मैं इस सेल पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये फार्मूला आ जाता है। या आप F2 की जो शॉर्ट की है उसको क्लिक कर दें तो भी ये फार्मूला यहाँ पर आ जाएगी। F2 को प्रेस करने से असल में यहाँ पर ये कर्सर आ जाता है। तो जब अगर फार्मूला लगा हुआ हो तो फिर वो फार्मूला वहां पर आपको नजर आ जाता है। F2 बेसिकली एडिट करने के लिए, सेल के अंदर एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी कोई और क्वेश्चन? फार्मूलाज ही उसने पूछे हुए थे ना, ये भी वो कोई क्वेश्चन दे सकता है कि एक्सेल में फार्मूलाज किस तरह से लगाए जाते हैं, आप बताएं। ये सारे फार्मूलाज ही फिर आपको लिखने होंगे। आपको पता होना चाहिए सम का फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला है, मिन का फार्मूला है, मैक्स का फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला है, डिवीजन कैसे कैलकुलेट होती है, उसका स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रेड कैसे कैलकुलेट होता है, काउंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने उसको वैसे अभी तक उसने दिया तो नहीं है आपको, तो उसने फार्मूलाज दे के उसका रिजल्ट पूछा हुआ था कि इसका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए कि ये किस तरह से इवैल्यूएट होते हैं और क्या इनका रिजल्ट आता है। जी कोई और क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 9 बजे जो वो आपसे होगी बात मीटिंग पे। फार्मूलाज आपने इतने ही करने हैं, बाकी और कौन सा रह गया फार्मूला? मुझे जो स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है वो तो यही है कि आप इसी सेल को इसी सेल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो वो उसका जो वो प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो तो SQRT का फंक्शन है, आप इसको जो वो उसको बताएं कि ये नंबर है मेरे पास, तो उसका जो वो फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिकली ये मैथमेटिकल फार्मूला है। इसी तरह से ये जितने भी साइन कॉस टेन ये जितने भी हैं ये सारे इसी तरह से कैलकुलेट होते हैं कि आपने लिखना है, उसको कोई नंबर बताना है या सेल का एड्रेस बताना है, उसका उसने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना। डेट एंड टाइम का भी आपने यहाँ पर लिखनी है डेट, और उसको आप बता दें। डेट आपको बतानी पड़ेगी कि पहले ईयर बताना पड़ेगा, फिर मंथ बताना पड़ेगा, फिर डे बताना पड़ेगा, फिर वो डेट का फॉर्मेट जो यहाँ पर आएगा। यहाँ अगर आप यहाँ पर लिखते हैं नाउ, तो उसमें
डेट एंड टाइम दोनों आ जाते हैं। ये जो नाउ का जो फंक्शन है उसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली जो वो डेट एंड टाइम दोनों बता देता है आपको। सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता? अभी तक आपको आया तो नहीं है, आपको तो और लॉन्ग क्वेश्चन देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। आपका कोर्स ही इतना लेंथी है तो वो इसलिए एक्सेल में लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो नहीं जाता।